आज जिस पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। यानी किस प्रकार सबसे पहले रेशे बने और उनसे धीरे धीरे किस प्रकार से वस्त्रों का निर्माण हुआ। जैसा कि आपको पता है कि हम जो पौधा बोते हैं उसका नाम होता है क्या, कपास का। कपास के पौधे से हमें प्राप्त होती है क्या, रुई। और रुई से क्या बनता है, धागा। और धागे से क्या बनते हैं, वस्त्र। तो इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया चलती है क्रमबद्ध तरीके से। कक्षा 6 में आपने पादपों यानी पौधों से प्राप्त होने के वाले कुछ रेशे फाइबरों के बारे में पढ़ा था। देखो, रेशों को फाइबर ही कहते हैं। आपने यह पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे से जंतुओं से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। देखो, नाम से स्पष्ट है, जांतव रेशे। ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जांतव रेशे। अगर सीधी परिभाषा आ जाए जांतव रेशे किसे कहते हैं, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। और रेशे को अंग्रेजी में बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं, फाइबर। अब ये फाइबर कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भेड़ और याक के बालों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं, भेड़ और याक के बालों से। याक एक ऐसा पशु है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके शरीर पर काफ़ी घने बाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा होती है, इसलिए वे अपने शरीर की सुरक्षा के लिए लंबे लंबे बाल उसके शरीर पर पाए जाते हैं। अब उन बालों के माध्यम से रेशे बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से भेड़ भी एक जानवर है जिसके शरीर पर काफ़ी लंबे बाल होते हैं। उन बालों के माध्यम से रेशे बनाए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। कोकून क्या चीज़ है, रेशम कीट की कोकून होती है कि इस प्रकार मधुमक्खी का होता है छत्ता जिससे हमें शहद प्राप्त होता है, वो उसी प्रकार से रेशम कीट के कोकून होते हैं। उसी के माध्यम से हम रेशम प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तन करते हैं? हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं। क्या आप जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनता है जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया आपका, जांतव रेशे किसे कहते हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। इन प्रश्नों को करना है। पहला प्रश्न आपके लिए है होमवर्क के रूप में, जांतव रेशे किसे कहते हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे अब प्रश्न ये बन सकता है, जैसे कौन कौन से पशु से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, आगे आने वाले देखो आपके। देखो, इसमें बताया कि हमारी तरह जो भेड़ होती है, इस प्रकार से हमारे सिर पे बाल पाए जाते हैं, इसी प्रकार भेड़ों की भी त्वचा होती है। उस त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो होते हैं डाढ़ी के रूखे वाल, उसकी जो गर्दन के आसपास होते हैं वो डाढ़ी के नीचे रूखे वाल होते हैं। और दूसरा होता है उसके शरीर के आसपास मुलायम बाल पाए जाते हैं, तंतु रूपी धागे नुमा जैसे संरचना पाए जाते हैं, जिसे कार्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। प्रश्न बन जाए, कार्तित ऊन बनाने के लिए रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भेड़ों की त्वचा के बालों से प्राप्त होते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। देखो, मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर दो प्रकार की भेड़ें पाई जाती है। और एक तो ऐसी भेड़ जिसके दाढ़ी के आसपास रूखे बाल होते हैं, और एक ऐसी होती है इसकी त्वचा के आसपास तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। यानी भेड़ के शरीर पर दो प्रकार के बाल होते हैं। पहले बात तो दाढ़ी के आसपास होते हैं, रूखे बाल होते हैं, और तंतु रूपी मुलायम बाल त्वचा पे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐसी भेड़ का चयन कर लेते हैं जिसके सिर्फ शरीर पर केवल मुलायम बाल हो, रूखे बाल नहीं हो। उन नस्ल वाली भेड़ों का चयन करके उनसे फिर जो संतान उत्पन्न होती है उनके माध्यम से हम क्या है, इनके तंतु रूपी मुलायम बालों को प्राप्त करते हैं और जिनसे हम क्या बनाते हैं, रेशे बनाते हैं। तो ऐसी भेड़ों को चयन करने की प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। प्रजनन मतलब संतान उत्पन्न करना, और वर्ण नहीं चुनना। तो हमने कैसी चुनी, ऐसी भेड़ें चुनी जिनके शरीर पर कैसे बाल हो, केवल जिनके शरीर पर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ तंतु रूपी मुलायम बाल होने चाहिए। बताया था दो प्रकार के बाल होते हैं, रूखे बाल और मुलायम बाल।
लेकिन हमें कैसे चाहिए? केवल मुलायम बाल। तो हम ऐसी भेड़ का चयन करते हैं जिनकी संतान जो उत्पन्न होगी तो उनके शरीर पर केवल और केवल मुलायम बाल होने वाले हैं, क्योंकि उनके खुद के शरीर पर कैसे बाल है? मुलायम बाल है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। वर्ण यानी चुनना और प्रजनन यानी संतान उत्पन्न करना। वर्ण यानी चुनना और प्रजनन यानी संतान उत्पन्न करना, यानी संतान उत्पन्न करना। तो ऐसी भेड़ें जिनके शरीर पर केवल और केवल मुलायम बाल है उनको ही चयन करते हैं हम, क्योंकि हमें उनसे मुलायम बाल चाहिए। तो ऐसी भेड़ों को चयन करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन। और हर चीज़ का उसके नाम से स्पष्ट हो जाता है। जानतर रेशे तो जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे, वर्णात्मक प्रजनन, वर्ण यानी चुनना और प्रजनन यानी संतान उत्पन्न करना। तो ऐसी भेड़ों को चयन करना जिनके शरीर पर केवल मुलायम बाल हो, तो ऐसी भेड़ों को चयन करने की प्रक्रिया ही वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आएगा। तो 3 प्रश्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न जानतर रेशे किसे कहते हैं, ये करना है आपको। पहला प्रश्न जानतर रेशे किसे कहते हैं, इसको करना है। दूसरा प्रश्न भेड़ों के शरीर पर किस प्रकार के बाल पाए? 2 प्रकार के पाए जाते हैं, रूखे बाल और मुलायम बाल। तीसरा, वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं? ऐसी भेड़ों का चयन करना जिनके शरीर पर, जिनकी त्वचा पर केवल और केवल मुलायम बाल हो, ऐसी भेड़ों का चयन करने की प्रक्रिया ही वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अगला प्रश्न आपको करना है कि हमें ऊन कौन कौन से पशुओं से प्राप्त होता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु से ऊन प्राप्त की जाती है जिनके शरीर पर काफ़ी घने बाल होते हैं। कुछ ऐसे जंतु जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऊन प्रदान करने वाले जंतु देखो ध्यान रखें, तो ऊँट है, ऊँट से भी हम प्राप्त करते हैं ऊन को। एक याक से, देखो याक के शरीर पर कितने लंबे बाल हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या ठंड अधिक पड़ती है, तो वहाँ ठंड से बचाव के लिए इनके शरीर पर क्या है, वातावरण के हिसाब से ये बाल स्वतः ही उग जाते हैं। तो इसलिए वो याक है, ऊँट है। फिर इधर देखो नीचे लामा एक पशु है, लामा, एल्पेका। तो इन पशुओं के आपको नाम लिखने हैं सारे के सारे। ये आपके प्रश्न, आपको 3 प्रश्न 4 प्रश्न करने हैं। बाकी हम जो आगे की प्रक्रिया है, यानी आगे का जो पार्ट है वो हम कल पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।